हेलो सीए वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम हर टॉपिक के डिटेल में घुसें, बल्कि ये समझें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रखना है स्मार्टली बट नॉट हार्डली। ये वीडियो आपको एक क्रिस्प और समराइज्ड रिवीजन देगा ताकि ये बुक आपके लिए एक सेल्फ स्टडी पार्टनर बन जाए। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर के बाद आप कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। और हाँ, अगर ये नोट्स यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। Let's start with a chapter 2 unit 3 supply and elasticity of supply. Friends, हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पार्ट ए सप्लाई। नाउ ये पूरा का पूरा टॉपिक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। राइट नाउ तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि व्हाट इज सप्लाई। तो फ्रेंड, सप्लाई का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर डिफरेंट प्राइस पर एक गिवन टाइम पीरियड पे मार्केट में बेचने के लिए रेडी और एबल होता है। मतलब सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर इन द मार्केट। बेचने के लिए रेडी होता है। यस गाइस, इसका मतलब सप्लाई का मतलब है ऑफर फॉर सेल एंड नॉट एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल करना किसी भी सेलर के हाथ में नहीं होता। नाउ उनके हाथ में होता है, उनके कंट्रोल में होता है ऑफर करना। तो सप्लाई का मतलब है ऑफर फॉर सेल। गाइस, सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है, मतलब कभी ना खत्म होने वाला कंसेप्ट, और ये क्वालिटेटिव इन नेचर भी है। तो आप इसे कह सकते हैं सप्लाई इज अ फ्लो एंड क्वालिटेटिव कंसेप्ट। फ्रेंड्स, ये था मीनिंग। नाउ अब अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं एक एक वर्ड में, तो सप्लाई का मतलब है सेलर की विलिंगनेस होना प्लस एबिलिटी होना प्लस वेरियस प्राइस पे ऑफर करना। नाउ ये है सप्लाई। नाउ सप्लाई और सेल में बहुत फर्क होता है। राइट, यस, सप्लाई से ही सेल डिराइव होती है, लेकिन सेल कभी भी कंट्रोल नहीं है सेलर के हाथ में, इसलिए कभी भी सेल चैप्टर नहीं हो सकता। उनके हाथ में है ऑफर करना, इसलिए सप्लाई इज द नेम ऑफ द चैप्टर। यस, सप्लाई स्टॉक से निकलता है। नाउ स्टॉक मतलब वो गुड्स विच इज नॉट ऑफर्ड फॉर सेल, लेकिन स्टॉक से ही सप्लाई बनती है। यस yes, तो सप्लाई स्टॉक के इक्वल हो सकती है, सप्लाई स्टॉक से कम हो सकती है, लेकिन सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आप एक चीज और कह सकते हैं, स्टॉक इज अ रिजर्व कंसेप्ट। स्टॉक इज अ रिजर्व कंसेप्ट और स्टॉक इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, लेकिन बट सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट एंड इट इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। ओके, अब देखते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है व्हाट डिटरमाइन सप्लाई। मतलब मतलब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे, वो एक एक करके चीजें रीजंस देखेंगे जिससे सप्लाई अफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है। जैसे आप इन्फ्लुएंस होते हैं यूट्यूब से, आप इन्फ्लुएंस होते हैं इंस्टाग्राम से, वैसे ही देर आर मेनी फैक्टर्स जिससे सप्लाई भी इन्फ्लुएंस होता है। सप्लाई का इन्फ्लुएंस होने का मतलब है सप्लाई का या तो इंक्रीज होना या तो डिक्रीज होना, मतलब चेंज इन सप्लाई। आ जाओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है प्राइस। दोस्तों, प्राइस के साथ सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। नाउ मतलब जब प्राइस राइज होगा, सप्लाई भी, जब प्राइस राइज होगा सप्लाई भी एक्सपांड करेगा। जब प्राइस फॉल होगा सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब सप्लाई भी फॉल होगा। सर, क्यों प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है? लॉजिक बहुत सिंपल है, रीजन है प्रॉफिट। सेलर हम अपना हर डिसीजन प्रॉफिट्स पे लेता है। प्राइस के बढ़ने से उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा सेल करना शुरू करते हैं, ज्यादा ऑफर करते हैं, तो सप्लाई राइज हो जाती है। प्राइस के कम होने से प्रॉफिट फॉल हो जाता है, तो सप्लाई भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि सप्लाई भी फॉल हो जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है।
ओ, तो प्राइस एंड सप्लाई हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। और याद रखना, प्राइस के साथ आप कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज नहीं करेंगे। नाउ आप वर्ड यूज करेंगे एक्सपांशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस। ये अल्फ्रेड मार्शल ने अपने लॉ में कहा है। तो प्राइस के साथ एक्सपांशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस। ना सिर्फ प्राइस फैक्टर है क्या? नहीं, प्राइस इस चैप्टर का हीरो है। प्राइस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट देर आर मेनी अदर रीजन। कभी कभी प्राइस मैटर नहीं करता, और भी बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ती भी है और कम भी होती है। दूसरा रीजन है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। गाइज, रिलेटेड गुड्स का मतलब है ना, इधर आप डिमांड के पॉइंट से सब्सिट्यूट कह सकते हो। यस, एक सेलर हमेशा मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचता है। जैसे एक वाटर सेलर है, तो एक पानी बेचने वाला बिस्लरी भी बेचेगा, एक्वाफिना भी बेचेगा। तो बिस्लरी और एक्वाफिना रिलेटेड हो गए। एक चॉकलेट सेलर वेराइटीज ऑफ चॉकलेट्स बेचता है, वो सिर्फ डेयरी मिल्क नहीं, किटकैट भी बेचेगा। तो रिलेटेड गुड्स। एक पेन सेलर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेन बेचता है, राइट नाउ। तो रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे प्राइस ऑफ वन गुड्स का। इसमें दो फैक्टर को कंपेयर करेंगे नाउ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम एक टाइम पर दो चीजों को कंपेयर करते हैं, प्राइस ऑफ वन गुड्स, सप्लाई ऑफ रिलेटेड गुड्स। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो प्राइस ऑफ पेप्सी, डिमांड ऑफ, सॉरी, सप्लाई ऑफ कोक। एक सेलर पेप्सी भी बेचता है, कोक भी बेचता है, दोनों कोल्ड ड्रिंक की तो है, तो दोनों रिलेटेड गुड्स हैं। यस, नाउ इन दोनों में इकोनॉमिक्स कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सर कैसे होता है? सिंपल है। नाउ अगेन प्रॉफिट मैटर करता है। प्रॉफिट हर जगह पे लगा दो, मोर प्रॉफिट मोर सप्लाई, लेस प्रॉफिट लेस सप्लाई। बहुत सिंपल है। अब ये कहना चाहता है, इसमें रिलेशन देखो, अगर प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज हो गया तो कोक की सप्लाई डिक्रीज कर देंगे सेलर्स। सर क्यों? क्योंकि पेप्सी का प्राइस इंक्रीज होने से पेप्सी में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। तो अगर कोई कोक मांगेगा भी तो भी लोग कहेंगे कोक नहीं है, सेलर बोलेगा कोक का स्टॉक नहीं है, चाहिए तो पेप्सी खरीद लो। ओ, तो पेप्सी ज्यादा बेचेंगे, कोक की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर पेप्सी का प्राइस फॉल हो गया तो पेप्सी में प्रॉफिट मार्जिन कोक के कंपैरेटिवली में कम हो गया है। हाँ, तो सेलर्स कोक को बेचना शुरू कर देंगे, पेप्सी का सप्लाई कम कर देंगे। ओके, तो यहां पर हम प्राइस ऑफ वन गुड्स और सप्लाई ऑफ अदर गुड्स चेक कर रहे हैं, राइट इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगेन प्रॉफिट मैटर करता है। तो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट, सेलर वही प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देगा, उनको कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है ना। यस, थर्ड फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है, वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट प्राइस। गाइस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट प्राइस, इसे फैक्टर प्राइस भी कहते हैं ना। कोई भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए हमको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगते हैं, और ये फ्री में अपने लिए काम नहीं करेंगे। तो लैंड को रेंट पे करना, लेबर को सैलरी पे और वेजेस पे करना, कैपिटल को इंटरेस्ट पे करना, ये बिजनेसमैन के लिए कॉस्ट है। अगर ये कॉस्ट बढ़ जाए तो प्रॉफिट अफेक्ट होता है, और प्रॉफिट हमेशा सप्लाई को अफेक्ट करता है। एम आई करेक्ट नाउ? तो कॉस्ट, इसमें हम दो चीजों को रिलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस एंड सप्लाई। एक टाइम पर दो ही चीजों को रिलेट की जा सकती है। नाउ इकोनॉमिक्स कहते हैं कॉस्ट प्राइस और फैक्टर प्राइस में, कॉस्ट प्राइस और सप्लाई में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। सर क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, तो सप्लाई भी, सेलर्स कम बेचेंगे। प्रॉफिट नहीं तो मोटिवेशन नहीं, राइट तो कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाती है, तो सप्लाई भी कम हो जाता है। नाउ कॉस्ट प्राइस के कम होने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, तो कॉस्ट कम हो गई तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, सेलर खुश हो जाएंगे और वो उसी प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा प्रॉफिट के इंटेंशन से। तो कॉस्ट प्राइस कम होने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। एम आई करेक्ट नाउ? फोर्थ फैक्टर है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे भी सप्लाई डिपेंड करती है। एक्चुअली टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्शन की स्पीड डिपेंड करती है, और प्रोडक्शन की स्पीड से सप्लाई डिपेंड करती है। तो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी। नाउ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और क्वांटिटी सप्लाई को अगर हम रिलेट करें तो बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक्स कहते हैं उन कंट्रीज में जहां पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत स्पीड होता है और टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, वहां पे सप्लाई इंक्रीज होती है। नाउ क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो ज्यादा सप्लाई हो पाएगी। जिन कंट्रीज में टेक्नोलॉजी स्टैग्नेटेड है, आउटडेटेड है, वहां पे प्रोडक्शन कम हो जाता है और सप्लाई भी कम होती है, शॉर्टेज हो जाएगा। ओ, नाउ तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, सप्लाई विल इंक्रीज। सप्लाई टैक्सेस एंड सब्सिडीज पे भी डिपेंड करती है। फ्रेंड्स, टैक्सेस एंड सब्सिडीज अल्टीमेटली कॉस्ट को अफेक्ट करती है।
तो आप इसे ऐसा देख सकते हैं नाउ, क्योंकि टैक्स से हमारी कॉस्ट बढ़ती है, टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करता है और गवर्नमेंट को टैक्स पे करना बिजनेसमैन के लिए कॉस्ट है। तो हाई टैक्सेस से कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई कम हो जाएगी। तो देखो, अगर नाउ गवर्नमेंट नए नए टैक्सेस इंपोज करेगा तो इससे हमारी कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी, तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, राइट? यस। ना और सब्सिडीज मतलब डिस्काउंट्स होते हैं, डिस्काउंट के कम करने से भी कॉस्ट बढ़ती है, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, राइट? नाउ लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देता है, टैक्सेस कम करने से हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, नाउ प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। एम आई करेक्ट? यस। नाउ तो आप टैक्सेस एंड सब्सिडीज को कॉस्ट के साथ मैच कर सकते हैं, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेलर्स। यस। नाउ बहुत सिंपल सा कनेक्शन है सप्लाई के साथ, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अगर होंगे नाउ तो सप्लाई भी लार्ज होगी। बहुत सारे सेलर्स हैं तो सारे सेम गुड्स बेचे, सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। अगर लेस नंबर ऑफ सेलर्स होंगे जैसे मोनोपोली, ओलिगोपोली, तो सप्लाई कम रहेगी, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो लेस नंबर ऑफ सेलर्स, लेस सप्लाई, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज सप्लाई, राइट? नेक्स्ट फैक्टर है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का। फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से हमारा डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई अफेक्ट होता है। कितनी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको आपके चीजों को एक्सप्लेन कर सकती है, आपके लॉजिक्स को क्लियर कर सकती है। ट्रांजैक्शंस एंड सप्लाई इन इंडिया, इंडिया को हम डोमेस्टिक कंट्री मानेंगे ना। अगर कंट्री से एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो इंडिया का सारा गुड्स इंडिया के बाहर सेल किया जा रहा है, तो इंडिया में सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट के इंक्रीज होने से डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। और इंपोर्ट अगर इंक्रीज हुआ, मतलब इंपोर्ट का मतलब है नाउ फॉरेन कंट्री से गुड्स हम इंडिया में लेकर आ रहे हैं, तो इंडिया में सप्लाई बढ़ जाएगी। नाउ तो इट्स लाइक एन इनवर्स रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप नहीं, लॉजिकल से याद रखो। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि सारा प्रोडक्ट इंडिया के बाहर जा रहा होता है, कंट्री के बाहर जा रहा होता है। इंपोर्ट के इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, राइट? यस। 8 पॉइंट एक और फीचर है ना जो सप्लाई को अफेक्ट करती है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइसेस। अगेन यहाँ पे प्रॉफिट मैटर करता है, हर चीज में प्रॉफिट को मिला लो, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर सेलर्स की मेंटालिटी से है, राइट गाइस? इसमें हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे, प्राइस और सप्लाई। लेकिन प्राइस फ्यूचर का, कल का प्राइस, और सप्लाई प्रेजेंट की सप्लाई। एम आई करेक्ट? यस। अगर सेलर को पता चल जाए कि कल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, आज भी प्राइस ज्यादा है लेकिन कल ज्यादा प्रॉफिट कमाने को मिलेगा, तो आज अगर उसके पास गुड्स हैं सप्लाई करने के लिए भी, तो भी वो उसको स्टॉक कर लेगा, वो सप्लाई डिक्रीज कर लेगा, क्योंकि वही सेम चीज अगर वो कल बेचेगा तो उसकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी ना। लेकिन अगर ये सेलर एक्सपेक्ट करता है कि टुमारो प्राइसेस विल फॉल, कल प्राइसेस फॉल होने वाली हैं, तो अगर कल प्राइसेस फॉल होने वाली हैं तो कल उसे वो प्रेडिक्ट करता है कि कल लॉस हो जाएगा, तो आज ही वो सप्लाई इंक्रीज कर देगा और आज ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, राइट? तो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस के साथ सप्लाई का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। होप यू अंडरस्टूड दिस। यस। तो ये थे 8 फैक्टर्स जो सप्लाई को गजब अफेक्ट करते हैं, और यही मेन पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है लॉ ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ 2 to 3 पॉइंट्स का है, बड़ा सिंपल है। लॉ ऑफ सप्लाई गाइस किसने बनाया? तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ सप्लाई जो दुनिया को ये लॉ दिया वो है अल्फ्रेड मार्शल, बड़े ही पॉपुलर नाउ। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने इस लॉ को बनाया ना। उन्होंने लॉ में सिर्फ दो चीजों को कंपेयर करी, वो है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। उन्होंने बाकी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट माना और ये कहा कि लॉ, अगर आप अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हो तो प्राइस और सप्लाई में आपको हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, राइट? जो हम प्राइस फैक्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नाउ। इसका मतलब उनके लिए जो इंडिपेंडेंट फैक्टर है वो है प्राइस। तो प्राइस इज ए इंडिपेंडेंट फैक्टर विच कीप्स ऑन चेंजिंग, और क्वांटिटी सप्लाई डिपेंडेंट फैक्टर है, इसलिए सप्लाई का फंक्शन बना ना क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। मतलब सप्लाई इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट अल्फ्रेड मार्शल ने अपने लॉ में क्लियरली मेंशन किया कि मैंने लॉ में एक अजम्पशन लिया है कि सिर्फ प्राइस के साथ अगर सप्लाई को चेक करोगे, मैच करोगे, प्राइस के चेंज होने की वजह से अगर सप्लाई बढ़ती है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा। मतलब आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा अदर थिंग्स शुड रिमेन कांस्टेंट, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब ये लॉ एक्चुअली कंडीशनल है।
एम आई करेक्ट? असम्पशन से भरा पड़ा है। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस का मतलब होता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही फैक्टर पे फोकस करना, बाकी सबको इग्नोर कर देना। तो इन्होंने अदर फैक्टर्स को इग्नोर किया, सिर्फ प्राइस को ही मेन रोल मॉडल बनाया। यस, नाउ और फिर उन्होंने एक लॉ में एक डायग्राम दिया कि सप्लाई कर्व विल बी अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। नाउ सप्लाई कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। नाउ ये समझा? यस गाइस, तो सप्लाई कर्व कैसा कर्व होगा? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। और इकोनॉमिक्स में जब भी दो चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, हमेशा कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस के कम होने से सप्लाई कम होगी। जो आप शेड्यूल से भी देख सकते हो, सप्लाई शेड्यूल, प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी कम हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। तो पढ़ने के लिए सिर्फ दो तीन बातें। नाउ अल्फ्रेड मार्शल ने इस लॉ को बनाया। इन लॉ के अकॉर्डिंग प्राइस एंड सप्लाई विल हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड सप्लाई कर्व विल बी अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, राइट? यस, अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। नाउ अब आ जाओ मार्केट सप्लाई कर्व पे। मार्केट सप्लाई कर्व और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में फर्क है। मार्केट सप्लाई कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई होगा। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मतलब एक सेलर कैसे बिहेव करेगा, सिंगल इंडिविजुअल सेलर। ना अगर आप सारे सेलर्स को ग्रुप बना दो तो मार्केट बन जाता है। मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, तो सारे सेलर्स प्रॉफिट के लिए सेम बिहेव करेंगे। लेकिन आप इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स को ऐड करोगे तो आपको मार्केट सप्लाई कर्व मिलेगा, विच इज ऑल्सो अपवर्ड स्लोपिंग। तो लॉजिकली मार्केट सप्लाई कर्व और कुछ नहीं, वो हॉरिजॉन्टल सम है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स का। ओ, हॉरिजॉन्टल सम मतलब इस तरीके से ऐड हो रहा है। ओके, तो ये था लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉ बने हैं, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। जब जब लॉ बने हैं उनको हमेशा क्रिटिसाइज किया गया है। नाउ क्योंकि ये अजम्पशंस पे बेस्ड है, लॉ बनने के बाद हमेशा उनके एक्सेप्शंस बनते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट ने इन लॉ को गलत भी प्रूव किया। मतलब कुछ गुड्स के में नाउ लॉ रॉन्ग प्रूव होता है, मतलब उनमें इनवर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखाई देता। मतलब अल्फ्रेड मार्शल ने रूल में क्या कहा था? अपने लॉ में कहा कि अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहेंगे तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम होगी। लेकिन गाइस, नाउ इन द वर्ल्ड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जिसमें नाउ अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होने के बावजूद प्राइस और सप्लाई में इनवर्स रिलेशनशिप या तो नो रिलेशनशिप दिखाई देता है। मतलब वो लॉ के अगेंस्ट है, वो लॉ के नाउ अदर फैक्टर कांस्टेंट होने के बावजूद प्राइस और सप्लाई में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब प्राइस के बढ़ने से सप्लाई कम हो जाती है या प्राइस के कम होने से सप्लाई बढ़ जाती है, वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। ऐसे एग्जांपल्स को एक्सेप्शन कहा जाता है। तो एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अरे बराबर, हेलो, हाँ जी सर जी, समझा। अब वो कौन से गुड्स हैं जो लॉ को फॉलो नहीं करते, लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, जिसमें प्राइस और सप्लाई में या तो इनवर्स रिलेशनशिप है या तो नो रिलेशनशिप है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होने के बावजूद। सबसे पहला है एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स नेचर पे डिपेंड करता है, सीजन पे डिपेंड करता है। तो प्राइस चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, जितना सीजन में ग्रो हुआ है उतना ही सप्लाई हो पाएगा। Am I correct? Yes. So supply of agriculture goods cannot be increased or decreased as per demand suddenly because it depends on weather conditions. Right? Yes. So even if price rises, supply remains constant. It has no relationship. आप कह सकते हैं it has no relationship in the market. सिमिलरली हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड रेयर गुड्स, इनका और एग्रीकल्चर गुड्स का रिलेशनशिप सेम है। रेयर गुड्स मतलब जो एग्जैक्टली लार्ज स्केल में अवेलेबल नहीं है, बहुत ही रेयर है ना, एक या दो क्वांटिटी अवेलेबल है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स गाइस, इनका भी प्राइस चेंज होने से सप्लाई उतनी स्पीड से चेंज नहीं होगा। मतलब हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड रेयर गुड्स का भी प्राइस के साथ नो रिलेशनशिप है, इवन दो अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। यस, नीड फॉर मनी, अब ये कोई एग्जांपल नहीं है, ये एक सिचुएशन है। अगर सेलर्स को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है तो प्राइस को कम करके भी अपना सारा स्टॉक क्लियर करेगा, सप्लाई को बढ़ा देगा। इफ इज इन एन अर्जेंट नीड ऑफ मनी तो प्राइस को कम करके भी सप्लाई को बढ़ा देगा। बाहर सेलर बोर्ड लगाएगा कि सेल है 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट टू। एम आई करेक्ट? यस, तो प्राइस को कम करके भी वो सप्लाई बढ़ा सकता है। इसको बोलते हैं नीड फॉर मनी। लास्ट है लेबर सप्लाई, आप इसे स्टार मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है। लेबर सप्लाई नाउ में भी गाइस इनवर्स रिलेशनशिप देखा गया है, लेकिन लेबर सप्लाई में डायरेक्ट और इनवर्स दोनों देखा जाता है, इसलिए इसको बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व है। सर कैसे लेबर सप्लाई में डायरेक्ट और इनवर्स दोनों देखा गया है? फ्रेंड्स,
प्राइस मतलब नाउ सैलरी और वेजेस, एक लेबर की। नाउ हम हर चीज में दो चीजों को कंपेयर करते हैं, नाउ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। इन सब में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई को कंपेयर किया जा रहा है बिकॉज अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। नाउ क्वांटिटी सप्लाई का मतलब है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। नाउ इकोनॉमिक्स यहां पे एक्सप्लेन करना चाहता है नाउ कि जब जब इनिशियली लेबर्स की सैलरी बहुत कम होती है, नाउ जब बहुत कम होती है इनिशियल स्टेजेस में, लेबर की सैलरी जब कम होती है, लेबर यंग होता है, अनएक्सपीरियंस होता है, तो वो कम सैलरी पे भी काम करता है। तो इनिशियली जब सैलरी बढ़ती है तो लेबर लार्ज नंबर ऑफ आवर्स के लिए काम करना शुरू कर देता है, वो ज्यादा ज्यादा काम करना चाहता है। तो इनिशियल फेज पे देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो कोई भी एक्सेप्शन तो है ही नहीं, लेकिन ये एक लिमिट तक ही होता है। एक लिमिट तक सैलरी इंक्रीज होने के बाद नाउ लेबर हमेशा काम कम करना चाहता है और ज्यादा कमाना चाहता है। लेटर स्टेज में जब जब कोई एम्प्लॉय, जब कोई लेबर एक्सपीरियंस हो जाता है, 5-6 साल के बाद, 8 साल के बाद, जब वो, उसकी एज फैक्टर भी मैटर करती है, वो सैलरी ज्यादा कमाना चाहता है लेकिन काम कम करना चाहता है। तो लेटर स्टेज पे देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। तो जो एक्सेप्शन है वो लेटर स्टेज वाला है जहां पे रिलेशनशिप इनवर्स दिखाई देता है। तो अगर मैं इन दोनों रिलेशनशिप को डायग्राम में प्लॉट करूं तो आप देखेंगे इनिशियली डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसलिए कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। लेटर ऑन नाउ सेलर ज्यादा सैलरी कमाना चाहता है, कम काम करना चाहता है, तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बट अगर आप इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो आपको बैकवर्ड स्लोपिंग दिखाई देगा। और यही मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन लिखा है। इनिशियली लेबर में बी विलिंग टू वर्क फॉर मोर आवर्स इफ यू अर्न हायर अमाउंट ऑफ wages, that is direct relationship. But beyond a certain point, when wage rate rises, further supply of labor decreases because labor would prefer leisure to work more. बराबर, लाइज्योर मतलब वो आराम ज्यादा करना चाहता है, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। हेंस लेबर सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व। इससे उसका लेटर पार्ट एक्सेप्शन है, तो लेबर सप्लाई को बैकवर्ड बेंडिंग कर्व दिखाई देता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग एंड लोअर स्लोपिंग। होप आपको एक्सेप्शंस समझ में आए। तो एग्रीकल्चर गुड्स हैंडीक्राफ्ट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, नीड फॉर मनी के साथ इनवर्स, सॉरी, एग्रीकल्चर गुड्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स के साथ नो रिलेशनशिप है, नीड फॉर मनी में इनवर्स रिलेशनशिप है, लेबर सप्लाई बैकवर्ड स्लोपिंग है। गाइस अब आ जाओ इस चैप्टर का सबसे रेयर एंड फ्रीक्वेंट पार्ट, ना वो है वेरिएशन इन सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई, जो आपने डिमांड में भी पढ़ा। गाइस वेरिएशन प्राइस के साथ होता है, प्राइस की वजह से होगा ना, और अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होगा, सेम एज जो आपने डिमांड में भी पढ़ा गाइस। अल्फ्रेड मार्शल कहता है ना, अल्फ्रेड मार्शल कहता है कि सप्लाई दो तरीके से चेंज होती है, एक प्राइस की वजह से और एक अदर फैक्टर्स की वजह से। लेकिन हम एक टाइम पर दो ही चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। जब आप प्राइस को सप्लाई के साथ कंपेयर करेंगे तो आप ये अज्यूम करेंगे अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट, और जब आप अदर फैक्टर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आप ये अज्यूम करेंगे प्राइस शुड रिमेन कांस्टेंट। ओके, नाउ लेकिन लॉ के हिसाब से अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, बट प्रैक्टिकली तो चेंज होता है ना अदर फैक्टर्स की वजह से। यस, नाउ तो आपको वो चीजें देखनी पड़ेंगी ना, वो चीजें समझनी पड़ेंगी। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, लिसन 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 लिसन। नाउ सिर्फ दो डिफरेंस है। प्राइस के साथ अल्फ्रेड मार्शल कहना चाहता है कि सप्लाई कब जगह पे रहेगी, सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होगा और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, राइट लेकिन अदर फैक्टर्स के साथ सप्लाई कब शिफ्ट होगा, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। बस बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस उन्होंने दो अलग अलग टर्म्स बनाए। प्राइस के साथ एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, और सप्लाई के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होगा, अदर फैक्टर्स के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होगा। यस, नाउ आपको ये चीज समझनी है। नाउ प्राइस के साथ हमेशा एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन सप्लाई कब जगह से हिलेगा नहीं, देयर बी एन अपवर्ड मूवमेंट। मैंने आपको डिमांड में भी 1 to 10 का रूल बताया था, यहां पर 1 है और यहां पर 10 है, तो 1 to 10 इंक्रीज। और अगर प्राइस फॉल होती है, प्राइस फॉल होगी तो सप्लाई भी फॉल होगी, लेकिन सप्लाई को अपने जगह से हिलेगा नहीं। फॉल होने का मतलब है वो 10 से 1 तक पहुंचेगा, 10 to 1 का रूल है, सप्लाई विल बी डाउनवर्ड। Am I correct? Now, तो there is a movement. This is the only difference. प्राइस के साथ मूवमेंट होगा, आप एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज करेंगे। नाउ लेकिन अदर फैक्टर्स के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होगा, क्योंकि वहां पे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई राइज होती है और फॉल होती है। नाउ
तो उसकी वजह से शिफ्ट टू राइट का मतलब इंक्रीज और शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब डिक्रीज। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो कैन आई से वेरिएशन में सप्लाई कर्व में सिर्फ मूवमेंट टेक प्लेस और चेंज इन सप्लाई में सप्लाई कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट। होप यू अंडरस्टूड दिस सप्लाई चैप्टर इन अ रैपिड रिवीजन मैनर। नाउ बहुत इजी है, नाउ रिवाइज करेंगे आप एक बार फास्ट। ओके, so let's start with now a small but very interesting topic, that is part B, elasticity of supply. Friends, डिमांड इलास्टिसिटी तो तुमने कर ली, अब प्रोड्यूसर की साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं। प्राइस बदलता है तो सप्लायर कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, ये आज हम समझेंगे इस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। फ्रेंड्स, एक और चीज बताऊं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आप 15 टू 20 मिनट्स के अंदर अंदर एकदम थरो कर सकते हो। सर ऐसे कैसे? जिसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है उसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिएक्शन ऑफ द बायर था और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रिएक्शन ऑफ द सेलर है। लेकिन एक चीज बताऊं, इलास्टिसिटी न्यूट्रल है। इलास्टिसिटी का मतलब है रेस्पॉन्सिवनेस, और इलास्टिसिटी सिर्फ दो ही टाइप की होती है, जैसे मैंने आपको डिमांड में भी कहा था, इनइलास्टिक सप्लाई और इलास्टिक सप्लाई। नाउ इन इलास्टिक मतलब कम चेंज, इलास्टिक मतलब ज्यादा चेंज। इन इलास्टिक मतलब सप्लाई में कम चेंज होगा, इलास्टिक मतलब सप्लाई में ज्यादा चेंज होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो चीज आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी कही थी। हाँ, मैंने तो ये भी कहा था कि इलास्टिसिटी एक सेपरेट है, सप्लाई एक सेपरेट है। अब तुम इलास्टिसिटी को सप्लाई से मिक्स कर दोगे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बन जाएगी, और तुम इलास्टिसिटी को डिमांड से मिक्स कर दोगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी। ओके, नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सिर्फ हम एक ही बिहेवियर देखेंगे, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यस, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी में हम प्राइस एंड सप्लाई को कंपेयर करेंगे। और आपने लॉ ऑफ सप्लाई ऑलरेडी पढ़ लिया है, प्राइस एंड सप्लाई हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो अब देखना यह है कि प्राइस की चेंज होने से सप्लाई में ज्यादा चेंज आता है कि प्राइस की चेंज होने से सप्लाई में कम चेंज आता है। अगर सप्लाई में ज्यादा चेंज आता है तो उसे इलास्टिक सप्लाई कहेंगे, और सप्लाई में कम चेंज आता है तो उसे इन इलास्टिक सप्लाई कहेंगे। तो देखते हैं मीनिंग। तो फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का सिंपल मतलब है प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी सप्लाई कितनी रिस्पॉन्ड करती है या कितनी चेंज होती है, यानी क्वांटिटी सप्लाई कितनी फ्लेक्सिबल है प्राइस के साथ। ओ, तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला है प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्रोपोर्शनल मेथड है, क्वांटिटी सप्लाई न्यूमरेटर होगा और प्राइस डिनोमिनेटर होगा। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद आप इतने तो समझ ही चुके होंगे कि कोई भी एनालिसिस, कोई भी डिसीजन मेकिंग टूल हम हमेशा परसेंटेज में देखते हैं, राइट? यस। नाउ यानी नाउ इलास्टिसिटी में प्रोड्यूसर, ये हम ये चेक करेंगे कि प्रोड्यूसर कितनी तेजी से प्राइस सिग्नल्स को पकड़ता है, जिससे इलास्टिसिटी डिसाइड होती है। यस गाइस, प्राइस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि गाइस प्राइस एंड सप्लाई में क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। बहुत ही क्लासिक रूल है ये, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी। एम आई करेक्ट? तो आपको डेफिनेशन समझा ना, मेथड आप पहले से ही देख लो। प्राइस इलास्टिसिटी में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में देयर इज ओनली वन मेथड, वो है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड आपने डिमांड में भी पढ़ा था, सेम है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा। अब पहले आपको क्वांटिटी सप्लाई का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना होगा, तो उसमें रहेगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू 100। नाउ अपॉन, फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे, तो चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100। फिर 100 100 क्या हो जाता है? कैंसिल। तो रिमाइंडर फॉर्मूला बचेगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। चेंज इन क्वांटिटी मींस ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी। नाउ only Q means old quantity, price means old price, और change in price means old minus न्यू प्राइस, राइट? इसमें भी नाउ आप वेरेस देख सकते हो, आर किलासिटी पूछी जा सकती है। अगर आपको आर किलासिटी पूछे लाइक डिमांड, तो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, बस फर्क कितना होगा, जो क्वांटिटी है वो ओल्ड प्लस न्यू होगा और जो प्राइस है
वो ओल्ड प्लस न्यू क्वांटिटी होगा। दैट्स ऑल। चेंज इन क्वांटिटी विल बी ओल्ड माइनस न्यू और चेंज इन प्राइस मींस ओल्ड माइनस न्यू। दिस मच इज द ओनली डिफरेंस। आप मॉड्यूल्स में कैलकुलेशंस देख सकते हैं। ओके नाउ, तो फ्रेंड्स चलो अब डेफिनेशन के बाद और फॉर्मूले के बाद देखते हैं इलास्टिसिटी कैलकुलेट कैसे होती है। नाउ क्विक क्लीन और फॉर्मूला फ्रेंडली वे में। नाउ अब देखो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में, फ्रेंड्स types of price elasticity, there are 5 types of price elasticity. Yes, exactly same. Hint देना चाहता हूं, price elasticity of supply is exactly same as price elasticity of demand. ओ, definitions वगैरह सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, वर्ड टू वर्ड। सिर्फ एक वर्ड बदला है, डिमांड के बदले सप्लाई। ना सर ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इलास्टिसिटी कहता है मैं तो न्यूट्रल हूं। अब आप इलास्टिसिटी को डिमांड से मिला लो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा, और इलास्टिसिटी को सप्लाई से कंपेयर कर लो तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बन जाएगी। लेकिन इलास्टिसिटी के फंडे थोड़ी बदलेंगे। ओ, तो सेलर 5 टाइप से रेस्पॉन्स कर सकता है। परफेक्टली इनइलास्टिक, बेसिकली देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज, जिस तरीके से मैंने आपको डिमांड में बताया था। इनइलास्टिक मतलब सप्लाई में कम चेंज, यूनिटरी इलास्टिक मतलब सप्लाई में इक्वल चेंज, ना कम ना ज्यादा, और रिलेटिवली इलास्टिक मतलब सप्लाई में ज्यादा चेंज। यस, तो पहले तो इतना याद रखो, इन इलास्टिक मतलब सप्लाई रिजिड है, रेस्पॉन्ड कम करता है, किसके कंपैरिजन में? प्राइस के कंपैरिजन में। तो देखो मैंने एस छोटा लिखा है। इलास्टिक मतलब प्राइस सप्लाई काफी फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव है, किसके कंपैरिजन में? प्राइस के कंपैरिजन में सप्लाई में ग्रेटर चेंज होगा। ओके, यूनिटरी न्यूट्रल है, ना ग्रेटर चेंज ना लेसर चेंज, इक्वल चेंज इन सप्लाई होगी। ओके, तो डेफिनेशन एकदम सेम। परफेक्टली इनइलास्टिक में प्राइस चेंज हो या पूरा का पूरा प्राइस में यूक्रेन आ जाए, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता। क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट चेंज, नाउ इट रिमेन्स कांस्टेंट। इससे इसका सिंबल है ईपी इज इक्वल टू 0, और सप्लाई कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इट इंडिकेट्स वेरी शॉर्ट पीरियड, और इसमें सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ एक चीज बताऊं, सारे के सारे वर्ड टू वर्ड सब कुछ सेम है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से यू कैन से कॉपी एंड पेस्टेड है। ओके, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई में थोड़ा चेंज आएगा। नाउ मतलब सप्लाई में क्वांटिटी सप्लाई चेंज तो होती है, लेकिन प्राइस से बहुत कम। मतलब क्वांटिटी सप्लाई में स्मॉलर परसेंटेज का चेंज आता है। इसलिए आपका सिंबल बनता है ईपी इज इक्वल टू लेस देन 1। सप्लाई कर्व ऑब्वियसली अपवर्ड स्लोपिंग होगा, लेकिन स्टीपर होगा। It will going to be a steeper curve. It indicates short period. It indicates short period. Inelasticity हमेशा short period indicate करती है. Perfectly elastic very short period. Relatively inelastic short period. Okay, unitary elastic. Unitary elastic already बता चुका हूं. डिमांड में ना तो कम चेंज, डिमांड में ना तो लेस चेंज, इक्वल चेंज होगा। इससे डेफिनेशन है क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस इक्वली एज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नाउ सर क्या मतलब है? मतलब बड़ा सिंपल है। if price changes by 10%, price increases by 10%, supply will also increase by 10%. if price fall by 10%, supply will also fall by 10%. मतलब दोनों इक्वल परसेंटेज से चेंज होते हैं। इसलिए यहां पे सिंबल बनता है ईपी इज इक्वल टू 1। नो डाउट डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसे सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होगा, लेकिन इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम दिया गया है। ओ, नाउ रिलेटिवली इलास्टिक, फोर्थ रेस्पॉन्स ऑफ द सप्लायर। गाइस, सप्लाई इसमें बहुत ज्यादा चेंज होगी। क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस ड्यू इन लार्जर परसेंटेज देन द प्राइस। सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस 1% भी चेंज होता है, 1% इंक्रीज होता है, तो सप्लाई इंक्रीज होगी 20% से। और अगर प्राइस 1% से फॉल होता है, तो सप्लाई फॉल होगी 20% से। मतलब सप्लाई हमेशा ना प्राइस से ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, प्राइस सेंसिटिव है, राइट ना। इसे कहते हैं ईपी इज ग्रेटर देन 1। गाइस, इस मार्केट में ऐसा माना जाता है कि सेलर बहुत डरे हुए रहते हैं। थोड़ा से भी प्राइस में चेंज आता है, सेलर डर जाते हैं और सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज लेकर आते हैं।
ओ, नाउ सप्लाई कर्व नो डाउट अपवर्ड स्लोपिंग होगा, लेकिन इस कर्व दिस कर्व विल बी फ्लैटर कर्व. ओके, इट इंडिकेट्स लॉन्ग पीरियड. ऑफ कोर्स सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है, मतलब सेलर्स आर गेटिंग एम्पल टाइम टू गिव द रिस्पॉन्स नाउ. तो ये लॉन्ग पीरियड इलास्टिसिटी, इलास्टिक सप्लाई हमेशा लॉन्ग पीरियड इंडिकेट करता है. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, गाइस, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, बट इससे में लिखा गया है छोटा सा प्राइस फॉल बराबर या छोटा सा प्राइस राइज क्वांटिटी सप्लाई इंफिनिटी चेंज होती है. ओ, नाउ स्मॉल प्राइस रिडक्शन रेज टू सप्लाई टू इंफिनिटी, मतलब सप्लाई कितना बढ़ेगा वी डोंट नो, या सप्लाई कितना गिरेगा जीरो भी हो सकता है. ओके, नाउ इसे कहते हैं इंफिनिटी, बिकॉज नो लिमिट है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता. इसे देखो, सप्लाई कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का मतलब है नेवर एंडिंग. नाउ तो परफेक्टली इलास्टिक में सप्लाई कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है. इट इंडिकेट्स गाइस वेरी लॉन्ग पीरियड, और इसमें एक चीज बता दूं, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. तो आप परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक को प्लीज कंपेयर करें. Perfectly inelastic indicates very short period. Perfectly elastic indicates very long period. Perfectly inelastic में supply remains constant, और perfectly elastic में price remains constant. इससे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व बनते हैं. और इलास्टिसिटी प्रैक्टिकली तो रिलेटिवली इनइलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक होती है, जो इन दोनों के बीच में होती है. वाओ, तो ये था आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. डेफिनेशंस आर एग्जैक्टली सेम एज व्हाट यू स्टडीड इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कुछ भी चेंज नहीं, बस एक वर्ड को रिप्लेस किया है, डिमांड को हटाओ, सप्लाई को लगा दो, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट. तो स्मार्ट स्टडी करना गाइस, मजा आ जाएगा आपको. लेकिन एक चीज का बेस रखना, इलास्टिसिटी, इलास्टिक मींस ज्यादा चेंज, और इन इलास्टिक मींस कम चेंज, चाहे फिर वो डिमांड हो, चाहे फिर वो सप्लाई हो. ओके, तो यहां पर कंप्लीट होती है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड कैलकुलेशंस. बट अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. फ्रेंड्स, मतलब हम इसमें यह पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसमें कभी कभी सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज आता है, और कभी कभी सप्लाई में बहुत ही कम चेंज आता है. ओके, नाउ बहुत चेंज मतलब इलास्टिक, लेस चेंज मतलब इन इलास्टिक, राइट. तो आ जाओ, फर्स्ट है नाउ पीरियड. द फर्स्ट कंसेप्ट इज पीरियड, राइट. शॉर्ट पीरियड इन इलास्टिक सप्लाई, लॉन्ग पीरियड इलास्टिक सप्लाई. नाउ फर्स्ट इज पीरियड, मैंने फर्स्ट पीरियड को कंसीडर किया है. शॉर्ट पीरियड इन इलास्टिक, लॉन्ग पीरियड इलास्टिक. हमने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ा था. हमेशा याद रखना शॉर्ट पीरियड इन इलास्टिक होगा. क्यों मैंने फर्स्ट इसको टच क्यों किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी के साथ बता दिया. परफेक्टली इन इलास्टिक में वेरी शॉर्ट पीरियड, रिलेटिवली इन इलास्टिक में शॉर्ट पीरियड, और रिलेटिवली इलास्टिक में लॉन्ग पीरियड, परफेक्टली इलास्टिक में वेरी लॉन्ग पीरियड. एम आई करेक्ट? Yes. Now, first factor, change in factor. फ्रेंड्स, व्हाट इज चेंज इन फैक्टर? चेंज इन फैक्टर का मतलब है लैंड लेबर प्रोडक्शन किससे होता है? फैक्टर्स से. फैक्टर्स में ज्यादा चेंज आता है कि नेग्लिजिबल चेंज आता है? अगर फ्रेंड्स फैक्टर्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, मतलब रॉ मटेरियल में बहुत ज्यादा प्राइस चेंज होती है, लेट्स टेक वन ऑफ द एग्जांपल रॉ मटेरियल. तो बिजनेसमैन को ना रॉ मटेरियल के प्राइसेस में बहुत रिस्क लगता है, तो वो लोग ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते. वो थोड़ा खरीदते हैं, थोड़ा प्रोडक्शन करते हैं, इससे सप्लाई को इंस्टेंटली नहीं बढ़ाते, क्योंकि उनको मार्केट रिस्की लगता है, इसलिए वो ज्यादा प्रोडक्शन करके स्टॉक भी नहीं करते. तो अगर सब्सटेंशियल चेंजेस आते हैं प्राइजेस में, तो रिस्की मार्केट है, सप्लायर बहुत ही सेफ खेलना चाहता है, इसलिए सप्लाई में ज्यादा चेंज नहीं आता इन इलास्टिक. लेकिन नेग्लिजिबल चेंज आता है. नेग्लिजिबल चेंज का मतलब है कॉस्ट में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, तो ये सेफ गेम होता है. सप्लायर ज्यादा प्रोडक्शन करके ऑर्डर ना हो तो भी स्टॉक रख सकता है, और कभी भी इंस्टेंटली सप्लाई बढ़ा सकता है. तो सेफ बिजनेस लगता है ना, कम रिस्क है, तो बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक करते हैं और सप्लाई को इंस्टेंटली बढ़ाया जा सकता है, तो सप्लाई में ज्यादा चेंज आती है. दैट इज कॉल्ड इलास्टिक सप्लाई. नंबर ऑफ सप्लायर्स, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ सप्लायर्स पे सप्लाई डिपेंड करती तो है. नाउ
नंबर ऑफ सप्लायर्स, गाइस मोर सप्लायर्स इलास्टिक डिमांड। ऑफ कोर्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा इलास्टिक डिमांड होगी। मैं तो डिमांड, इलास्टिसिटी और डिमांड से कहता आ रहा हूं, इलास्टिक इंडिकेट करता है कंपटीशन और इन इलास्टिक इंडिकेट्स करता है मोनोपोली। अगर सिंगल सेलर होते हैं ना, तो उनका प्राइस पे कंट्रोल होता है, वो अपनी मर्जी से सप्लाई को कम या ज्यादा करते हैं, तो इसका मतलब वो लेस चेंज इन सप्लाई करेंगे और प्राइस बढ़ा के कमाएंगे। एम आई करेक्ट? तो लेस सप्लायर्स या मोनोपोली, इन इलास्टिक, मोनोपोली में हमेशा इलास्टिक सप्लाई होगी, और मोर सप्लायर्स कंपटीशन में हमेशा इलास्टिक सप्लाई होगी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कैपेसिटी। फ्रेंड्स, अगर ऑलरेडी प्रोड्यूसर 100% रिसोर्सेज को यूज करके सप्लाई कर रहा है, तो उसके बियॉन्ड वो सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, तो सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रहा है। तो अगर फुल कैपेसिटी इज यूज्ड, तो इन इलास्टिक सप्लाई, क्योंकि उससे ज्यादा सप्लाई हो ही नहीं सकती, रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर स्पेयर कैपेसिटी इज प्रेजेंट ना, मतलब आधी प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज हो रही है और आधी प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी तक बंद पड़ी है मशीनें, तो हम कभी भी इंस्टेंटली सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, सप्लाई में ज्यादा चेंज आ सकता है। तो स्पेयर कैपेसिटी इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्शन। तो स्पेयर कैपेसिटी मतलब, फॉर एग्जांपल मैं 70% कैपेसिटी यूज कर रहा हूं, 30% मशीनें अभी भी पड़ी हैं, जैसे ही ऑर्डर्स आएंगे नए, हम और प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, स्कोप है बढ़ाने का, तो ज्यादा चेंज होने की संभावना है, तो इसलिए इलास्टिक सप्लाई। लेकिन 100% कैपेसिटी यूज हो रही है, ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो हमको ना कहना पड़ेगा, क्योंकि मशीनें खाली ही नहीं है, राइट? यस। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, गाइस कुछ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन बिना रॉ मटेरियल के नहीं हो सकता, और बिना प्रोडक्शन के मार्केट में गुड सप्लाई नहीं हो सकते, ये आप सबको पता है। तो फ्रेंड्स, और प्रोडक्शन डिपेंड करता है रॉ मटेरियल पे। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका रॉ मटेरियल बहुत ही रेयर होता है, राइट? सब बहुत ही लिमिटेड सप्लाई है उसकी। ना जैसे आप न्यूक्लियर पावर ले सकते हैं, उसमें यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम लगता है, एम आई करेक्ट? बहुत ही रेयर है हमारे इंडिया में वो, इसलिए उसकी सप्लाई इनइलास्टिक है, क्योंकि जब उसको उसको प्रोक्यूर करना बहुत डिफिकल्ट है, मिलता ही नहीं है। जब रॉ मटेरियल कम है तो सप्लाई भी कम होगी, सप्लाई जल्दी से चेंज नहीं हो सकती। लेकिन कुछ रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, प्लास्टिक, आयरन और स्टील। इसे देखो, प्लास्टिक के कितने आइटम्स आने लग गए हैं, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही इजीली अवेलेबल है, तो सप्लाई, उनसे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं और सप्लाई धड़ल्ले से इलास्टिक की जा सकती है, सप्लाई में बहुत ज्यादा बदलाव आ सकता है, इसलिए वो इलास्टिक है। ओके। नेचर ऑफ स्टॉक, गाइस गाइस गाइस, अब ये डिपेंड करता है सेलर्स का स्टॉक का नेचर कैसा है, गुड्स कौन से हैं। या तो वो पेरिशेबल गुड्स में डील करते हैं या वो ड्यूरेबल गुड्स में डील करते हैं। गाइस, अगर उनके गुड्स पेरिशेबल हैं, मतलब जल्दी से सड़ने वाले हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट? मिल्क प्रोडक्ट्स है, ब्रेड है, ठीक है, एग्स हैं, ना वेजिटेबल्स हैं, तो सेलर को ये बिजनेस में वो लोग ज्यादा स्टॉक नहीं रखते, वो जितना बेचना है रोज उतना ही खरीदते हैं, उतना ही बेचते हैं, तो सप्लाई ज्यादा बढ़ नहीं पाती, इट हैज इन इलास्टिक सप्लाई। लेकिन फ्रेंड्स, अगर गुड्स ड्यूरेबल है, लाइक फर्नीचर, गोल्ड, सिल्वर, तो एक बिजनेसमैन ना बहुत ज्यादा खरीद के स्टॉक कर सकता है और टाइम आने पे सप्लाई को बढ़ा सकता है, क्योंकि वो सड़ने वाली चीजें नहीं है। तो अगर गुड्स ड्यूरेबल है, तो सोचो ड्यूरेबिलिटी पे भी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। गुड्स आर ड्यूरेबल तो इलास्टिक सप्लाई, और गुड्स आर पेरिशेबल तो इनइलास्टिक सप्लाई, क्योंकि कोई भी सेलर स्टॉक नहीं करेगा। एम आई करेक्ट? यस। नाउ होप यू अंडरस्टूड। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने प्रोडक्शन का कंसेप्ट कंप्लीट किया नाउ, और इलास्टिसिटी का कंसेप्ट कंप्लीट किया। होप यू अंडरस्टूड। तो एक फाइनल रिकैप हो जाए गाइस, एक एक लाइन में। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब है नाउ प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिवनेस टू प्राइस चेंजेस। एम आई करेक्ट? यस। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा पॉजिटिव रहेगी। नाउ दूसरा चीज, देयर आर मेजरली 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, और कर्व चेंज आपको हिंट देगा, स्टीपर कर्व, फ्लैटर कर्व, एम आई करेक्ट? और बाकी फैक्टर्स आप पढ़ चुके हो। तो फ्रेंड्स, एक बार इसको फट से रिवाइज करना, और ये क्रिस है, एमसीक्यूज सॉल्व कर लेना। तो बस दोस्तों, ये था आज का क्विक रिवीजन। सिंपल वर्ड्स, क्लियर कंसेप्ट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर सब कुछ समझ गया हो, तो गाइस यस सर बोल दो, और एक बार और रिवाइज कर लो, ताकि एग्जाम में गलती की कोई जगह ना रहे।
याद रखो, स्मार्ट स्टडी ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। रेगुलर रिवीजन से ही आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है। और हां, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, ये नोट्स लो, एग्जाम के लिए लाइफ सेवर है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर रिवीजन के साथ।